वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। एक ऐसा पेनी स्टॉक हम देखेंगे जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अब पेनी स्टॉक की बात हुई तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल्स होते हैं पेनी स्टॉक के, ये हमेशा कोलैप्स देखने को मिलते हैं, खराब देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम जो पेनी स्टॉक देखेंगे इसके फंडामेंटल्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेकंड, अगर हम स्टॉक की कैटेगरी की बात करें तो ये ऐसा मुझे पहला पेनी स्टॉक दिखा है जिसका स्टॉक प्राइस तो अंडर ₹20 है, लेकिन ये बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इस पेनी स्टॉक के बारे में। साथ ही साथ ये पेनी स्टॉक जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे काम कर रहा है और ये इस तरह के बिजनेस में काम कर रहा है जो आने वाले समय में ग्रोथ दे सकता है, ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। अभी ये जो पेनी स्टॉक है डेफिनेटली ₹20 के अंडर है और अकॉर्डिंग टू प्राइस हम इसको पेनी स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं। बाकी फंडामेंटल्स और बाकी फीचर्स आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि ये पेनी स्टॉक नहीं है, बी कैटेगरी से फॉल कर रहा है और फंडामेंटल्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसका स्टॉक प्राइस इतना कम इसलिए है कि इसने साल में दो बार बोनस दिया है। 2021 में इसने 2 बार बोनस दिया था और 2024 में भी इसने 2 बार फरवरी महीने में बोनस दिया हुआ है। साथ ही साथ स्टॉक का स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। 10 का फेस वैल्यू अब सिर्फ 1 का है और यही कारण रहा है कि स्टॉक का प्राइस हमें ₹20 देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। हम प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हम इसको बाय कर सकते हैं या नहीं। एंड आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस चीज़ का डिसीजन ले चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक करता क्या है। स्टॉक का वैसे तो स्टैब्लिशमेंट अगर देखेंगे तो 2006 में हुआ है, लेकिन कंपनी लिस्टेड हमें 2017 में हमें NSE BSE पे लिस्टेड देखने को मिल रही है। यानी 2017 से लिस्टेड है पर कंपनी का स्टैब्लिशमेंट 2006 का है। अब ये एज अ टॉवर मैन्युफैक्चरर जो है ये इस नाम से जाने जाते हैं कि टॉवर मैन्युफैक्चर करती है। अब इस कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स देखोगे ना तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि इसका ₹20 का शेयर प्राइस तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये कंपनी का हम देखें तो टावर मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही साथ इमर्ज्ड है ये फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर कंपनी में, मैन्युफैक्चरर और EPC में। अब EPC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, हम डेफिनेटली ये भी एक बोल सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेलीकॉम सेक्टर को, एनर्जी और रेलवे सेक्टर को। रेलवे सेक्टर ये इसका सबसे बड़ा क्लाइंट बेस में आता है, ये एक चीज़ याद रखिए, ये रेलवे को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर हम और देखें हमें ये भी देखने को मिलता है कि कंपनी 360 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है थ्रू द इंजीनियरिंग। साथ ही साथ डिज़ाइंस भी करती है, फैब्रिकेशन भी करती है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट सर्विसेज और टेलीकॉम सेक्टर के लिए, सोलर सेक्टर के लिए भी ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये हम बोल सकते और भी ये जो है टावर के रिक्रिएटिंग्स और ट्रांसमिशंस लाइन पर भी काम करती है, यानी EPS सेगमेंट में भी काम करती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये सोलर सिस्टम में भी काम करती है जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे सेक्टर को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ टावर और ट्रांसमिशन लाइंस में भी ये काम करती है। अगर हम बात करें कि इसके डिज़ाइंस और मैन्युफैक्चरर किस चीज़ में है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम टावर्स में है, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स में है, EPC प्रोजेक्ट फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में है, EPC प्रोजेक्ट है ट्रांसमिशंस लाइन में और बिल्डिंग और ब्रिज में भी काम करती है। तो ये बिल्डिंग और ब्रिज को स्टील भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ टावर मैन्युफैक्चर भी करती है, डिज़ाइन भी करती है और वो टावर का पूरा सेटिंग भी करती है। साथ ही साथ प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग्स में भी काम करती है और रेलवे के EPC प्रोजेक्ट्स में भी ये काम करती है और ट्रांसमिशंस लाइन की ट्रांसमिशंस में भी ये कंपनी काम करती है। अगर हम की फैक्ट्स देखेंगे इसके तो जो टेलीकॉम
टॉवर सप्लाई है, इसमें करीबन 50,000 से ज़्यादा टॉवर्स के सप्लाई ये कर चुकी है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो 1,15,000 MTPA की कैपेसिटी देखने को मिलती है एनुअली। पावर ट्रांसमिशन लाइन एग्जीक्यूटेड अगर हम वो देखें तो 702 किलोमीटर्स ये अभी तक पावर ट्रांसमिशन कर चुकी है। रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन एग्जीक्यूटेड में 588 किलोमीटर्स का अभी तक के इसने जो है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। अब अगर हम देखें कि जियोग्राफिकली कितना प्रेजेंस इसका अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमें पैन इंडिया के प्रेजेंस में और एक्सपोर्ट्स में ये दोनों में करीबन 25 प्लस नेशंस में ये हमें इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी 25 नेशंस में, जिसमें वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, फिलीपींस और सऊदी अरेबिया, नेपाल और उसके अलावा म्यांमार में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम देखें तो जियोग्राफिकली तो ये बहुत अच्छे खासे से हम बोल सकते हैं अपना बिजनेस को स्प्रेड कर चुकी है। अब अगर हम इसके साथ साथ स्प्लिट देखेंगे कि भाई जियोग्राफिकली इतनी तो फैली हुई है, लेकिन कितना कहाँ से कितना रेवेन्यू ये कलेक्ट कर पा रही है, कितना बिजनेस अगर इसका है, हम इस बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 91% जो है इंडिया में इसका बिजनेस देखने को मिलता है और सिर्फ 9% ये एक्सपोर्ट करती है। 9% भी एक 20 रुपीज़ के स्टॉक के लिए बहुत है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो एटलीस्ट ये जो है शामिल हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉवर या स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये बात करें तो 1,96,000 MTPA का देखने को मिलता है। और हेवी स्टील का अगर हम देखें, हेवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन में 15,000 MTPA का कैपेसिटी इस कंपनी का देखने को मिलता है। अब अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें कि क्लाइंट बेस इनका क्या है, जो कि आप देख के शॉक हो जाओगे कि 20 रुपीज़ का स्टॉक और क्लाइंट बेस में हमें एयरटेल देखने को मिलता है, जियो देखने को मिलता है, बालाजी, अदानी सोलर, L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिंदल स्टील देखने को मिलता है एंड पावर, जिंदल स्टील एंड पावर। उसके बाद अमेरिकन टावर भी इनका क्लाइंट देखने को मिलता है। तो इनका ये जो क्लाइंट बेस है इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी में वो पोटेंशियल होगा। ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी पे भी विश्वास नहीं करेगी। ये वैसे दे रहे हैं उनको आउटपुट, इसलिए इस तरह का ट्रस्ट हमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का देखने को मिलता है। अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें कि आने वाले समय में इसके पास कितने ऑर्डर्स रहने वाले, हम इसके पहले एक बार इसका फंडामेंटल्स रिव्यू करते हैं, फिर हम एट द एंड ऑर्डर बुक भी देखेंगे और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन कितने लोगों के साथ है, कहाँ कहाँ पे इसका जो है बिजनेस है और इसका कैपेक्स कहाँ कितना है फ्यूचर का, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है ये 3000 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 19 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक है। ROCE और ROE हमें जो है बेटर देखने को मिल रहा है एक पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में। डिविडेंड कंपनी कंसिस्टेंसी से पे करती है, पर डिविडेंड यील्ड हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है स्टॉक और स्टॉक का मार्केट कैप भी बहुत कम ही है। फेस वैल्यू एक का है, यानी आने वाले समय में कोई भी हमें जो है यहाँ पे स्प्लिट का बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला है। नेट प्रॉफिट स्कोर की तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से तो अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने में ये उतना रिकवरी दिखाए। उसके अलावा अगर हम बात करें डेप्ट की तो कंपनी के ऊपर 350 करोड़ का डेप्ट है, यानी 0.78
8% की बात करें तो 339 करोड़ की इन्वेंट्री देखने को मिलती है। अब कंपेयर किया जाए डेप्ट से कि इन्वेंट्री ज़्यादा है या डेप्ट, यानी ये डेप्ट जो है ये रिकवरेबल है या नहीं, वैसे तो 0.78% यानी कम ही है, लेकिन पेनी स्टॉक के लिए हमको वेरीफाई करना होता है। तो हमेशा याद रखिए कि हमको शॉर्ट टर्म जो डेप्ट है इसके साथ हम इन्वेंट्री को जो है कंपेयर कर सकते हैं, और इस पर शॉर्ट टर्म डेप्ट 309 करोड़ का है जो कि इन्वेंट्री से काफ़ी कम है। तो ये डेप्ट हम नहीं के बराबर मानेंगे, यहाँ पे हम इसको डेप्ट फ्री कंपनी ही कंसीडर करेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की बात करी जाए तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मार्च में थोड़े से फ्लक्चुएट देखने को डेफिनेटली मिले थे। बोरोइंग भी बढ़ रहा है, लेकिन बोरोइंग इतना नहीं है, बोरोइंग का इतना हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसमें वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग डेफिनेटली है, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग 39 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 309 करोड़ का है, लेकिन इनके पास इन्वेंट्री ही 360 करोड़ के आसपास है, तो बोरोइंग डेफिनेटली यहाँ मैटर नहीं करता है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल्स है ये सेल्स हमें कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, पर इट्स नॉट कंसर्निंग पॉइंट फॉर अस, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही। अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट कितना है, तो आप देख सकते हैं 31 करोड़, 40 करोड़, 53 करोड़, 53 करोड़ कांस्टेंट रहा है, जो कि अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ रहा है और कांस्टेंट है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ डिविडेंड भी इसने कंसिस्टेंसी से पे किया हुआ है कंपनी ने। अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है हमें लास्ट 10 सालों में 15% देखने को मिली है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 25%, 5 सालों में 13% है, तो यहाँ 5 सालों में 10% है, और 3 सालों में 27 और 3 सालों में 21% तक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी यहाँ पे एक वीक पॉइंट होता है, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 57% का है, जो कि एक प्लस फ्लैग या ग्रीन फ्लैग डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 63 से 57 यानी करीबन 6% का होल्डिंग जो है माइनस हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जीरो नहीं है या एकदम से कम नहीं है। यहाँ पे FIS जो है ये हमें देखने को मिल रहा है इसका प्रेजेंस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पहले FIS जो है 9% के आसपास थे, फिर मार्च में 3% होके रह गए, और फिर मार्च से FIS फिर से डबल हो चुके हैं 6.66%। यहाँ पे FIS का प्रेजेंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। पब्लिक जो है 36% हमें करीबन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स हमें ओके देखने को मिले, निगेटिव चीज़ें नहीं मिली। अगर हम कैश फ्लो की यहाँ पे एक बात कर ले तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो हमें यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला, ये भी एक ग्रीन फ्लैग डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो पॉजिटिव में एक पेनी स्टॉक का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर बुक में हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक ऑर्डर्स जो है ये करीबन 1009 करोड़ के इनके पास है, और एक्सपोर्ट्स के लिए जो ऑर्डर है ये 211 करोड़ के हैं। हेवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन में 130 करोड़ के ऑर्डर्स इनके पास हैं। मोनोपोल्स के लिए 53 करोड़ के ऑर्डर्स है। टॉवर जो है टेलीकॉम टॉवर एक्सपोर्ट्स के लिए उनके पास 37 करोड़ के ऑर्डर है, और को रिसीव रेगुलरली मंथली ऑर्डर की बात करें तो 35 करोड़ के आसपास टेलीकॉम टॉवर के जो ऑर्डर्स हैं इनके पास देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया एक ऑर्डर बुक यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी ये है, इनका कोलैबोरेशन है, और ये जो कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है ये वर्ल्ड की लीडिंग कंसल्टिंग ग्रांट रैम्बॉल जो है इनके साथ टेक्निकल डिज़ाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ देयर टेलीकम्युनिकेशन टावर्स के लिए, मोनोपोल्स के लिए, पोल्स के लिए एंड स्मार्ट पोल्स के लिए हुआ है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात इस कंपनी की देखने को मिली है। अगर हम कैपेक्स की बात करें जो कि दो इसमें डिवाइडेड है, अब कैपेक्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं STEL इज सेटिंग अप जो है
ये न्यू जिंक प्लांट में सेटिंग कर रहा है और वो भी 3 यूनिट में सेटिंग इनकी हो रही है, जिसकी कैपेसिटी 96,000 जो है मैट्रिक्स टन पर एनम होगी, MTPA होगी। और इसके लिए कैपेक्स 50 करोड़ का आउट किया जा रहा है और आउट ऑफ विच 37 करोड़ इज फंडेड थ्रू द टर्म लोन एंड द रेस्ट बीइंग फंडेड थ्रू द इंटरनल एक्वायरल ऑफ ₹13 करोड़। अब ये जो 50 करोड़ है उनमें डिवाइड बताया है उन्होंने कि जो फंड के थ्रू 37 करोड़ वो देने वाले हैं और बाकी 13 करोड़ वो इंटरनल की उसके थ्रू देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है जिंक का प्लांट बन रहा है और जिंक की डिमांड और जिंक में कंपटीशन बहुत कम होने की वजह से डेफिनेटली ये भी एक बिजनेस इनके लिए बहुत काम आएगा। सेकेंड चीज जो है, कंपनी जो है हेवी स्टील स्ट्रक्चर HSD का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है भिलाई और छत्तीसगढ़ में और इसकी कैपेसिटी होगी 25,000 MTPA। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 60 करोड़ विच विल बी फंडेड थ्रू द बैंक टर्म लोन ऑफ 46.66 करोड़। बैंक से लोन इतना लेने वाले हैं वो और इंटरनल एक्यूरल होना 13.34 करोड़। इन्होंने बीच में अगर आपको याद होगा तो 200 करोड़ का फंड रेजिंग भी किया था और ये 200 करोड़ के अलावा तमिलनाडु में उनका 1334 करोड़ का तमिलनाडु में प्लांट भी मैन्युफैक्चर किया गया है। अब आप सोचेंगे इतने सारे तो फैक्टर्स पता चल गए, ये कंपनी कौन सी है? तो गाइस कंपनी का नाम है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड में आज आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो है ये इसका डाउन से अप की तरफ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग हमारे लिए है, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये कंपनी आप अपने टॉप लेवल से नीचे जाने के टाइम पे कैपेसिटी उसकी अच्छी खासी क्रैश होने की भी हो सकती है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक काइंड का स्टॉक है। तो डेफिनेटली ये चीज देखने को मिल सकता है। 2017 में ये लिस्टेड हुई थी और उस टाइम से अभी तक 7 सालों में करीबन 650% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। यही अगर आपका 1 साल के रिटर्न्स की हम बात करें तो करीबन 43% के रिटर्न से, और 5 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो 5 सालों में ये कंपनी ने मोर देन 1000% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब ये चीज़ मुझे आपको दिखाने का इंटेंशन ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करेंगे तो आपको एक अच्छे खासे रिटर्न बनाकर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे शॉर्ट टर्म में कुछ होना चाहिए तो शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक्स में कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है एक स्पेसिफिक प्राइस पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉक करीबन 25 रुपए के आसपास था और आज स्टॉक जो है 19 रुपीस के आसपास है। तो जब स्टॉक क्रैश होता है तो आप देख सकते हैं करेक्शन इसमें अच्छा खासा आ सकता है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक 24 के बाद अच्छा भागा है, क्योंकि सोलर में और जो टावर है इनमें और जिंक बिजनेस में इसने अभी एंट्री की है और ये तीनों ही बिजनेस फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त काम करने के चांसेस है, वर्क करने के चांसेस है। आपको पता है सोलर में अभी भी जो करंट स्टॉक्स है इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें बनाकर दे चुके हैं। और जहाँ तक टावर की बात है तो आपको पता ही है एयरटेल, जियो इस तरह के इनके क्लाइंट्स है और इनके टावर के काम और टावर और भी ज़्यादा टावर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो इनके ट्रांसमिशन तक सारे काम हैं। रेलवे में ये जो है स्टील प्रोवाइड करते हैं ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे के हेवी जो लाइंस हैं, ट्रैक लाइंस बनाने के लिए भी जो है ये स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इनका काम रेलवे के साथ भी है, सोलर का भी है, जिंक का भी है और टावर बनाना, ट्रांसमिशन और मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन का भी काम है। वर्ल्ड की लीडिंग कंपनियों के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। तो बेसिकली जो सोलर टेक्नो इंजीनियरिंग है ये बहुत ही पॉजिटिवली हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। नहीं है कि आप इसमें उठा के लमसम अमाउंट लगाएंगे, क्योंकि है तो ये पेनी स्टॉक, स्मॉल स्टॉक
स्मॉल कैप या मिड कैप टाइप का स्टॉक, तो ये करेक्शन के वक्त अच्छा करेक्शन भी दिखा सकता है, लेकिन आप एक छोटा सा अमाउंट इसमें डेफिनेटली लगा सकते हो फ्यूचर के लिए। अगर आपका जो व्यू है ये 5 से 10 साल का हो, एटलीस्ट 5 साल का हो, क्योंकि 5 सालों में ये 1000% के रिटर्न दे चुका है। किसको? जिन्होंने 5 साल तक इसको होल्ड किया है। तो आने वाले 5 सालों के लिए आप डेफिनेटली लगा सकते हो सोलर, और साथ ही साथ जिंक बिजनेस, साथ ही साथ रेलवे को भी ये कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ ये टावर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में भी काम कर रहा है। तो आने वाले समय में ये चारों सेक्टर अच्छे ग्रो करेंगे और उसके साथ साथ ये स्टॉक भी ग्रो करेगा। स्टॉक प्राइस 20 रुपीज के अंडर है, बिकॉज बोनस और स्प्लिट, बोनस फ्रिक्वेंटली देते हैं, स्प्लिट फ्रिक्वेंटली देते हैं, उस वजह से स्टॉक प्राइस अभी भी कंट्रोल में है। स्टॉक की कैटेगरी बी है, यानी रिस्क नहीं है, XTX कैटेगरी का स्टॉक डेफिनेटली नहीं है। तो आप एक छोटा सा अमाउंट इसमें लगा सकते हो, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक एनालिसिस है, उसके बाद आपका डिसीजन आप खुद ले सकते हो। लेकिन स्टॉक में कभी भी छोटा सा अमाउंट लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लमसम लगा लिया, पोर्टफोलियो का 2-3% ले लिया, फिर ये पेनी स्टॉक जो है कल क्रैश कर गया तो आप उसमें रिस्क में आ जाओगे। हमेशा एक छोटा सा अमाउंट लगाइए, जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टॉक में एक साथ बहुत सारा अमाउंट लगाने से धीरे धीरे ऐड ऑन करना कभी भी सही स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।